हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और मेंस के साथ साथ आरओ प्रीलिम्स और मेंस में भी हेल्पफुल रहने वाली सीरीज, जिसमें हम लोग एनवायरनमेंट को कवर कर रहे थे तपस्या नोट्स के अंतर्गत। इससे पहले हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री को कवर किया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर किया है और थर्ड सब्जेक्ट के तौर पे हम लोग एनवायरनमेंट को कवर कर रहे हैं। और इसके बाद में एक दो सब्जेक्ट और ऐसे इंपॉर्टेंट कराऊंगा जो आपके यूपीपीसीएस के साथ आरओ के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, जो आपका 27 अक्टूबर और 22 दिसंबर को एग्जाम डेट है। तो इसी कड़ी में आप देखोगे कि यहाँ पर हम लोग प्री और मेन से ओरिएंटेड जो आपका इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के क्लासेस हैं, हैंड रिटन नोट्स की हम उसे कवर कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने 5 क्लासेस कंप्लीट कर ली थी और मृदा के प्रोसेस यानी कि सॉइल फॉर्मेशन वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। लेकिन आज हम जो डिस्कस करेंगे क्लाइमेटिक रीजन के तौर पे कि कहाँ कहाँ पे किस प्रकार की मृदा वगैरह पाई जाती है, तो इसके लिए आज हम शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अगर चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना चैनल को, और साथ ही साथ वीडियो के नीचे दिए गए डिस्कशन ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहती है, पीडीएफ कंटेंट, बहुत सारी चीज़ें जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको स्टॉप किया था इनफिल्ट्रेशन और साथ ही साथ लीचिंग। अगर हम इन दोनों के कॉन्सेप्ट को दोबारा एक रिवाइज कर लेते हैं, छोटा सा ही रहेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। जिसमें इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है हिंदी में अंतःस्पंदन, अर्थात केवल जब जल का स्थानांतरण होता है, यानी कि मृदा के नीचे, भूमि के नीचे, जमीन के नीचे जब केवल पानी ही केवल जाता है तो उसे हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। जैसे बारिश वगैरह का पानी होता है, जो बरसात होती है, फिर उसके बाद वो पानी मृदा के नीचे चला जाता है और वहाँ पे धीरे धीरे वो नमी खत्म होती चली जाती है, इसको कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। अगर इन पानी के साथ भी या इन जल के साथ भी अगर कुछ आपके पोषक तत्वों का भी स्थानांतरण हो रहा है जल में घुलनशील होकर, तो उस प्रक्रिया को हम लीचिंग कहते हैं। अब यहाँ पर डिपेंड करेगा कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है कि पोषक तत्वों का घुलनशील होकर जल के नीचे, जल में घुलनशील होकर मृदा के नीचे चले जाने की प्रक्रिया क्या होगी, लीचिंग हो जाएगी। और केवल अगर जल जा रहा है तो उसे हम क्या कह देंगे, केवल इनफिल्ट्रेशन कह देंगे। तो ये चीजें मैंने लास्ट में क्लास में करके छोड़ी थी। अब हम बात करेंगे क्लाइमेटिक रीजन की। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप लोग इसकी पीडीएफ को देखना चाहते हो या लेना चाहते हो तो ये पीडीएफ आपको दोस्तों पेड होंगी, जो वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके वहां से मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और वहां पे आपको सारे पीडीएफ्स की डिटेल आपको मिल जाएगी, जितनी भी हमारी पेड पीडीएफ होती है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अब नए टॉपिक को, क्लाइमेटिक रीजन को। क्लाइमेटिक रीजन का मतलब हो गया, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सॉइल का, मृदा का, तो अलग अलग क्षेत्रों में मृदा का फॉर्मेशन कैसे होता है, मृदा कैसे बनती है। जो आप मृदा देखते हो खेती करने के लिए, लेकिन आपने अलग अलग प्रकार की मृदा पढ़ी होगी कि जलोढ़ मृदा होती है और काली मिट्टी होती है, पेट मृदा होती है, ठीक है, बॉक्स सॉइल हो गई, या फिर दोमट मृदा हो गई, बलुई मिट्टी हो गई, चिकनी मिट्टी हो गई। तो इन मृदाओं का जो फॉर्मेशन होता है उसके पीछे क्या क्या रीजंस होते हैं और ये मृदाएं कहाँ कहाँ मिलती हैं, यहाँ से प्रश्न बनता है। तो अगर हम अपने क्लाइमेटिक रीजन को दो जोन में डिवाइड कर लें, एक होता है आर्द्र जलवायु प्रदेश और दूसरा होता है अर्ध शुष्क या शुष्क जलवायु प्रदेश। दोनों का मतलब क्या होता है? आर्द्र का मतलब होता है गीला, अर्थात जहां पे नमी युक्त होती है। और कौन सी मृदा होगी जहां पे नमी युक्त होगी या गीली होगी? जहां पे वर्षा की मात्रा पर्याप्त होगी। और दूसरा होता है आपका शुष्क या अर्ध शुष्क, जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र हो गया, राजस्थान जैसे हो गया, रेगिस्तान वगैरह जहां पे मिलते हैं रेत वगैरह, या जहां पर बारिश आपकी बहुत ही कम होती है, तो इनको कहते हैं जहां की जलवायु प्रदेश शुष्क हो जाती है। ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करें आर्द्र जलवायु प्रदेश में, तो यहाँ पे वर्षा की मात्रा अधिक होगी लेकिन वाष्पीकरण की दर कम होगी। अब बताइए कि वाष्पीकरण अगर ज्यादा होता है कहीं पर, इवेपोरेशन अगर कहीं ज्यादा हो रहा है और वहां पे बारिश बिल्कुल नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में वहां पे मृदा क्या होगी, सूख जाएगी, ठोस हो जाएगी और बड़ी भुरभुरी टाइप की हो जाएगी, यानी दानेदार हो जाएगी। जैसे राजस्थान के क्षेत्रों में देख सकते हो, या कुछ ऐसे क्षेत्रों में जो भारत के आंतरिक प्रदेश है, जहां पे वृष्टि छाया क्षेत्र होते हैं, जहां पे वर्षा बहुत कम होती है। लेकिन आर्द्र जलवायु में आपको हमेशा वर्षा की मात्रा ज्यादा देखनी है, और जिससे वृक्षों का समूह डेवलप हो सकेगा। ठीक है। अब जरा ऐसी मृदा की अगर हम बात करते हैं, तो देखो जहां पे भी आर्द्र जलवायु प्रदेश है, कहां कहां होता है, जहां पे वर्षा अधिक होती है। अगर मैं भारत का एक छोटी सी डिस्कशन कर लूं, तो आप देखोगे पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र होता है, जहां पे अरब सागर से आने वाली जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, इस पर सबसे अधिक वर्षा होती है, यानी यह भूमि कैसी होगी, आर्द्र जलवायु प्रदेश होगी। इसी तरीके से आप नॉर्थ ईस्ट में देखोगे, हिमालय के पास जो वर्षा सबसे अधिक होती है, वहां पर भी भूमि कैसी होगी, आर्द्र जलवायु प्रदेश होगी। आप उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी देख सकते हो, या फिर तमिलनाडु के क्षेत्रों में देख सकते हो। लेकिन अगर मैं वही बात करूं आंतरिक प्रदेशों की, जैसे कर्नाटक का आंतरिक प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश का आंतरिक प्रदेश हो गया, जो सामान्यतः
वृष्टि छाया क्षेत्र में होते हैं तो यहाँ पे वर्षा की मात्रा कम होती है, तो यहाँ पे जलवायु आर्द्र नहीं होगी। तो हम आर्द्र जलवायु किसे कह रहे हैं ये समझ में आ गया। अब इसी के बाद अगर हम बात करें इसके बाद, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ की जो मृदा है, अगर एसिड प्लस बेस प्लस सॉल्ट, अर्थात मैंने क्या कहा कि किसी भी मृदा में आपको एसिड भी मिलेगा, बेस भी मिलेगा और सॉल्ट भी मिलेगा। एसिड मतलब क्या होता है, अम्ल होता है, बेस मतलब क्षार होता है और सॉल्ट मतलब नमक होता है। अब यहाँ पे देखोगे कि एसिड प्लस बेल्ट और सॉल्ट, अगर मैं आपसे कहूं कि बेस और एसिड मिलकर ही आपको क्या बना रहा है, सॉल्ट बना रहे हैं, तो आपको एक चीज इंपॉर्टेंट जाननी है कि एसिड और बेस ये दोनों मिलकर ही क्या बना रहे हैं, नमक बना रहे हैं, सॉल्ट, क्योंकि अम्ल और क्षार मिलकर सॉल्ट बनाते हैं। लेकिन जल में घुलनशील की अगर मैं बात करूं तो अम्ल कभी भी जल में घुलनशील नहीं होगा, केवल और केवल क्या घुलनशील होगा, या तो क्षार घुलनशील हो सकता है या फिर नमक घुलनशील हो सकता है। और इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि जल में घुलनशील केवल बेस और सॉल्ट रहेगा। ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जिस भी मृदा में ये तीनों चीजें पाई जा रही होंगी, तीनों कंडीशन, और वहां की मृदा अगर आर्द्र जलवायु है तो वहां पर आपको एसिड देखने को तो मिलेगा आपके मृदा के ऊपरी परतों में, लेकिन बेस और सॉल्ट वहां पे नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है, आप अगर देखोगे कि एसिड प्लस बेस प्लस सॉल्ट, लेकिन बेस और सॉल्ट जो होता है यानी कि क्षार और जो नमक होते हैं ये जल के साथ तो भाई नीचे घुल के चले जाते हैं, ये याद रख लो हमेशा। लेकिन ऐसी मृदा में क्या रह जाती है, एसिड रह जाता है, और एसिड रह जाने के बाद यहाँ की मृदा कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। और यहाँ देखो लिखा भी है कि एसिड जल में अघुलनशील है, तो सीधी सी बात हो गई। अब जरा हम आर्द्र जलवायु प्रदेश के बारे में पहले एक डायग्राम के जो हमने डिस्कस किया अभी तक पूरी डिटेल से पढ़ लेते हैं कि आर्द्र जलवायु प्रदेश में आपको वर्षा की मात्रा अधिक देखने को मिलेगी वाष्पीकरण दर की अपेक्षा, और मृदा के ऊपर की परतों से जल के साथ साथ क्षारीय तत्व घुलकर नीचे की परतों में चले जाते हैं। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है कि मृदा की जो ऊपर की परतें होती हैं उनमें जैसे ही बारिश का पानी होगा तभी तो आर्द्र जलवायु बनेगी, और उस पानी के बाद जब वो मिट्टी में नीचे जा रहा होता है पानी, तो अपने साथ क्षारीय तत्व यानी बेस को घुलकर क्या करता है, नीचे की परतों में ले जाता है, जिससे इस प्रदेश की मृदा क्षारीय नहीं होती है। अब क्या होता है कि अगर आपने पढ़ा भी होगा कि मृदा के प्रोडक्शन के लिए, यानी कि अगर वहां पे कोई खेती करनी है, किसानी करनी है, कृषि कार्य करना है, तो वहां पे फसल का उत्पादन तभी अच्छा होगा जब वहां पे क्षारीय मात्रा भी अच्छी होगी। केवल अम्लीय होने से वहां पे खेती नहीं होगी। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि बहुत अधिक क्षारीय भी अगर हो जाएगी ना मृदा, तो भी वहां पे फसल डाउन हो जाएगी, उत्पादन डाउन हो जाएगा। इसका मतलब है कि अम्लीय तो किसी भी हाल में अच्छी नहीं है, हाँ क्षारीय होना अच्छी है, लेकिन बहुत ज्यादा अत्यधिक क्षारीय होना भी खराब है। और यहाँ क्या हो रहा है, आर्द्र जलवायु प्रदेश में सामान्यतः क्षारीय आपको जो घटक हैं, जो क्षारीय तत्व हैं, वो जल के नीचे चले जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखोगे वहीं अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में वाष्पीकरण की जब दर अधिक होती है और वर्षा की मात्रा कम होती है, तो कैपिलरी प्रोसेस के द्वारा, यहाँ पे मैं अभी बता दूंगा कैपिलरी प्रोसेस क्या होता है। कैपिलरी प्रोसेस के द्वारा जल के साथ घुलनशील क्षारीय तत्व भी क्या होते हैं, ऊपर आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। लेकिन आगे उसे हम डिस्कस करने से पहले जरा हम इसको बता दें आपको कि अर्ध शुष्क या शुष्क जलवायु प्रदेश की क्या प्रोसेस होता है। यहाँ पे अगर वाष्पीकरण का दर अधिक हो रहा है, वाष्पीकरण का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि टेम्परेचर तो पर्याप्त मात्रा में अधिक दिख रहा है, लेकिन जो रेन है यानी कि बारिश है वो आपकी कम देखने को मिल रही है, अर्थात वर्षा की मात्रा कम है। और ऐसे में जब वर्षा की मात्रा कम हो रही है तो कहीं ना कहीं वृक्ष और घास या घास मैदान ही मुख्य रूप से देखने को मिलेंगे। घास कब उगती है, जब टेम्परेचर अधिक होता है लेकिन पर्याप्त मात्रा में वर्षा नहीं होती है, तो थोड़ी मोटी छोटी छोटी वनस्पति के रूप में घास पैदा हो जाती है, और थोड़ा बहुत अगर पानी ठीक से मिल भी गया तो उस घास के साथ वृक्ष भी देखने को मिल जाता है। लेकिन जनरली ये भी संभावना होती है कि केवल घास के मैदान ही रह जाए या फिर मरुस्थलीय वनस्पति रह जाए, जिसको शुष्क क्षेत्रों में ऐसा कहते हैं। अब अर्ध शुष्क का मतलब हो गया कि कहीं कहीं वर्षा भी होगी, लेकिन शुष्क जलवायु का मतलब हो गया बिल्कुल वर्षा कम ही होना, जिसे हम रेगिस्तानी जलवायु कह सकते हैं, मरुस्थली। अब यहाँ पर एक चीज और देखो जिस प्रकार से आपने अपने घरों में देखा होगा, जो लालटेन होती थी, जो दिया होती थी पहले के समय में लालटेन, वो कैसे काम करता है, उसमें नीचे का जो तेल है पृष्ठ तनाव के कारण जो है कि वो ऊपर चढ़ने लगता है, ठीक। यानी कैपिलरी प्रोसेस जिसको हम लोग कहते हैं, केशिकात्व प्रणाली, इसमें क्या होता है कि मिट्टी का जो तेल होता है वो किसी कपड़े या रुई की बाती में ऊपर धीरे धीरे आता है और वो अपना प्रकाश देता है। जबकि पृथ्वी का ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता है, गुरुत्वाकर्षण बल, कि एवरीथिंग, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो,
ठीक है, गैस को छोड़ दिया जाए तो हर एक चीज को वो अपनी केंद्र की ओर खींचती है। परंतु यहाँ पे जो कैपिलरी प्रोसेस है, इसमें लिक्विड फॉर्म जो होता है वो कहीं ना कहीं एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स का काम करता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अपोजिट। यानी ये क्या कर रहा है, लिक्विड होने के बावजूद भी ऊपर की ओर आ रहा है। सेम इसी को कैपिलरी प्रोसेस कहते हैं। कैसे, आप समझेंगे अभी, कि जैसे मान लेते हैं ये मृदा हो गई और ये एक शुष्क मृदा है। कैसी मृदा है, शुष्क मृदा। तो यहां पर आप देखेंगे कि केशिकात्व प्रक्रिया, आप जैसे शुष्क मृदा है, शुष्क मृदा का मतलब क्या हो गया, वाष्पीकरण हो रहा होगा यहाँ पे। और आपने पढ़ा भी है कि वाष्पीकरण के द्वारा पृथ्वी के नीचे जो जल होता है उसे ऊपर खींचा जाता है। इसीलिए रेगिस्तान वगैरह के क्षेत्रों में क्या होता है, जल की कमी होती है, क्योंकि मैक्सिमम पानी क्या होता है, अगर थोड़ा बहुत जो बारिश हो भी गई तो ये पानी क्या होता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया से ऊपर निकल जाता है। और इसका मतलब क्या हो गया कि जल क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है। जल कहाँ आ रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है। तो इसको ही देखा जाएगा। तो इसमें देखोगे कि कैपिलरी प्रोसेस से जल के क्षारीय तत्व नीचे से, मृदा के नीचे से ऊपर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि क्षारीयता में वृद्धि हो रही है। अभी मैंने आपको बताया कि आर्द्र जलवायु प्रदेश में क्षारीयता में कमी हो रही है, क्योंकि वर्षा इतनी अधिक हो जा रही है कि जो बेस है वहां का, जो क्षार है, जो तत्व है, वो जल में घुलनशील होकर नीचे चला जा रहा है, यानी लीचिंग प्रोसेस से। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, शुष्क मृदा में वाष्पीकरण की प्रक्रिया इतनी इफेक्टिव हो रही है कि जिसकी वजह से जल में घुले जो क्षारीय तत्व थे वो ऊपर की ओर आने लगे कैपिलरी प्रोसेस से। और इट मींस कि अगर जितना अधिक कैपिलरी प्रोसेस होगा उतनी ही अधिक मृदा की क्षारीयता होगी। तो क्या हम कह सकते हैं कि शुष्क मृदा जहां पे होगी, रेगिस्तानी क्षेत्र होगा या जहां पे वर्षा कम होगी और इवेपोरेशन ज्यादा होगा, क्या वहां पे कैपिलरी प्रोसेस से क्षारीय तत्व ज्यादा होंगे? तो हम कहेंगे बिल्कुल सही बात है। परंतु मैंने अभी आपको बताया कि कृषि की फसलों के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए क्षारीय तत्व होना जरूरी है, लेकिन बहुत अधिक क्षारीय तत्व होना नुकसानदायक होता है। इसीलिए जो अर्ध शुष्क क्षेत्र होते हैं या जो आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र होते हैं, जहां पे थोड़ा बहुत क्षारीय की मात्रा बनी रहती है, वहां पे खेती अच्छी हो जाती है, बहुत ज्यादा जो है कि नुकसान नहीं होता है। और इसी वजह से मैं ये आपको पढ़ा रहा था कि वहीं अगर हम देखें अर्ध शुष्क या शुष्क जलवायु प्रदेशों में वाष्पीकरण की दर अधिक होती वर्षा की मात्रा से, और कैपिलरी प्रोसेस से जल के साथ घुले क्षारीय तत्व मृदा के ऊपर की परतों में आ जाते हैं, जिससे मृदा में क्षारीयता बढ़ जाती है और इसलिए इस प्रदेश की मृदा क्षारीय हो जाती है। तो अब अगर मैं सीधे वन लाइनर में पूछ लूं कि भाई किस क्षेत्र की मृदा क्षारीय होगी, ऑप्शन आपको दे दूं, आर्द्र जलवायु प्रदेश या शुष्क जलवायु प्रदेश या अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, तो आप कहोगे सर आर्द्र वाले को ऑप्शन हटा दीजिए, बाकी शुष्क और अर्ध शुष्क इन दोनों में ही, यानी कि ड्राई और सेमी ड्राई या एरिड या सेमी एरिड, इन दोनों में आपको क्षारीय मृदा मिल जाएगी। अगर अम्लीय मृदा की बात करूं तो कहां मिलेगी, आर्द्र जलवायु प्रदेश में मिलेगी। इसके पीछे क्या रीजन था, क्योंकि अत्यधिक वर्षा होने की वजह से इस जगह पे जो क्षारीय तत्व थे वो जल के साथ घुल के नीचे चले गए और केवल बचा क्या, एसिड बचा, और एसिड जल में अघुलनशील है, इसीलिए वो हमें ऊपर की परतों में देखने को मिला। तो यहाँ पे अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा एक और इंपॉर्टेंट चीजों की। देखो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, जो छोटे छोटे पॉइंट्स में आपसे डिस्कस कर रहा हूं, अगर ठीक से इसे समझ लोगे तो आपके एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही कमजोर नहीं रहेंगे, सारी चीजें आप सीख लोगे। उसके बाद आप कितना भी फैक्ट पढ़ो, किसी भी बुक से पढ़ो, चाहे वो महेश बड़वाल से पढ़ लो, परीक्षावाणी से पढ़ लो, घटना चक्र से पढ़ लो, लूसेंट से पढ़ लो, कहीं से पढ़ लो, आपके फैक्ट तैयार रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप उन फैक्ट के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, जो कारण होता है, जो रीजन होता है, अवधारणा है, उनको समझ चुके होगे तो आसानी से आप उसे कोरिलेट कर पाओगे। अब जैसे अगर मैं कहूं कि आर्द्र जलवायु प्रदेश में मृदा की अम्लीयता अधिक होगी कि नहीं होगी, लेकिन अगर मैं कहूं मृदा की अम्लीयता टेम्परेचर से कैसी होगी, इनवर्स रिलेशन बनाएगी। कैसे बना रही है भैया, सीधी बात समझो, अगर मैं कहूं कि टेम्परेचर बहुत अधिक हो और वहां पे अगर वाष्पीकरण ही केवल हो रहा है तो इट मींस कि क्या हो गया, वहां पे क्या हो गया, अम्लीयता कम हो गई, क्योंकि टेम्परेचर जैसे ही अधिक होगा अम्लीयता कम हो जाएगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि टेम्परेचर एक एवरेज हो, ठीक है, और वहां पे टेम्परेचर एवरेज होने के साथ वर्षा अधिक हो रही है, यानी टेम्परेचर एवरेज कह दो या कम कह दो, तो मृदा की अम्लीयता ज्यादा होगी, क्योंकि टेम्परेचर कम है तो वाष्पीकरण तो नहीं हो रहा है, लेकिन वर्षा पर्याप्त मात्रा में हो रही है, जिससे वहां पे अम्लीयता अधिक हो रही है, क्योंकि क्षार तत्व नीचे घुल के चले जा रहे हैं। तो क्या रीजन समझ में आया कि यहाँ पे टेम्परेचर अधिक होने से मृदा में उपस्थित अम्ल का जब विघटन दर अधिक होता है, जब वो विघटित होती है तो एसिड प्लस बेस बनते हैं, और एसिड प्लस बेस मिलके क्या बनते हैं, सॉल्ट बनते हैं, और इसीलिए मृदा की अम्लीयता में फिर कमी आने लगती है।
अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर आपने क्या बता दिया। कंफ्यूज क्यों हो गए? क्योंकि देखो, अगर हम पूरे अम्ल की बात करें, पूरे एसिड की बात करें, तो जाहिर सी बात है वहां एसिड जब टूटेगा तो कुछ एसिड होगा, कुछ बेस होगा, कुछ सॉल्ट होगा। जब बेस और सॉल्ट जल के साथ घुल के नीचे चले जाएंगे तो कुछ मात्रा में अम्लीयता कम हो गई कि नहीं हो गई? कुछ मात्रा में अम्लीयता कम हो गई। और इसीलिए आर्द्र जलवायु प्रदेशों में 0 से 90 डिग्री की ओर जाने पर या मैदानी से पर्वतीय क्षेत्रों की ओर जाने पर टेम्परेचर की कमी आने से मृदा की अम्लीयता बढ़ने लगती है। यहाँ पे बात समझ में आ गई कुछ? अगर नहीं समझ में आई है तो दोबारा समझ लो। मैंने अभी आपको पढ़ाया कि आर्द्र जलवायु प्रदेशों में वर्षा अधिक होने से आपकी अम्लीयता रह जाती है, जबकि बेस और सॉल्ट पूरा घुल के नीचे चला जाता है। अगर मैं कहूं ये पूरी की पूरी अम्लीयता अगर बनी रहे, जिसमें बेस भी हो, एसिड भी हो, जब इनका विघटन होता है तो जब जल की मात्रा अधिक होती है, यानी कि टेम्परेचर की वजह से जब ये विघटित हो जाते हैं तो मृदा की अम्लीयता में कमी आने लगती है, क्योंकि जल के साथ ये घुल के नीचे चले जाते हैं, केवल थोड़ा बहुत एसिड बच जाता है। और इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे टेम्परेचर में कमी आएगी, यहाँ पे टेम्परेचर में कमी आएगी, मृदा की अम्लीयता में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर भी अधिक होता तो एक बेनिफिट ये मिल रहा था कि जो अम्ल थे उनको विघटित कर रही थी, किसमें? एसिड और बेस में। और फिर एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट बना रहे थे, यानी बेस और सॉल्ट तो फिर नीचे जा रहे थे, फिर केवल बच रहा था अम्ल थोड़ा बहुत। लेकिन ये कब हो रहा था? जब टेम्परेचर भी अधिक था, क्योंकि आर्द्र जलवायु में भी तो टेम्परेचर अधिक होता है ना, तभी तो वर्षा होती है। अगर वर्षा नहीं होगी, इवेपोरेशन होगा, तो शुष्क हो जाएगी जलवायु। अगर वर्षा भी हो रही है टेम्परेचर अधिक होने के साथ, तो वहां पे आर्द्र जलवायु हो जाएगी। इसीलिए 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री तक सदाबहारी वनों के क्षेत्रों को हम क्यों आर्द्र जलवायु प्रदेश कहते हैं? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर तो 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक है भूमध्य रेखा होने की वजह से, लेकिन उतनी ही मात्रा में वर्षा भी हो रही है, इसलिए वहां पे जो है कि शुष्क जलवायु नहीं मिलती है। लेकिन अगर टेम्परेचर अधिक है तभी तो एसिड टूट रहा है ना। अगर टेम्परेचर ही कम रहेगा तो एसिड नहीं टूटेगा, और जब एसिड नहीं टूटेगा तो अम्लीयता में वृद्धि रहेगी। तो ये चीज आप समझ में आ गया कि 0 से 90 डिग्री जाने पर हमेशा, या मैदानी से पर्वतीय क्षेत्रों में जाने पर, अर्थात क्या होगा कि अम्लीयता में वृद्धि हो जाएगी टेम्परेचर में कमी आने से। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक एक हम पढ़ेंगे, मृदा में ह्यूमस। कई बार आपने पढ़ा होगा कि ह्यूमस भारत की मृदा में है कि नहीं, कौन सी मृदा में है, कौन सी मृदा में नहीं होता है। तो ह्यूमस के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखो, ह्यूमस को अगर मैं इन शॉर्ट अगर आपको एक भाषा में कहूँ तो ये कुछ और नहीं होते हैं, बल्कि जो जैविक तत्व होते हैं उन्हीं के विघटन जो स्वरूप होते हैं, कार्बन होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है। जैसे पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं, जो मिट्टी में गिर जाती हैं सूखने के बाद और वो गल जाती है धीरे धीरे, तो पेड़ पौधे क्या थे? एक तरीके से कार्बनिक पदार्थ थे, और उनका जब विघटन किया गया तो कार्बन अलग हो गया, बाकी जल अलग हो गया, फास्फोरस अलग हो गया, नाइट्रेट अलग हो गया, ये सारी चीजें अलग हो गई। सेम उसी तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, जिसको हम डिकम्पोज करते हैं। जैसे इस्लाम धर्म में क्या होता है, ईसाई धर्म में क्या होता है कि ह्यूमन बॉडीज को मृदा में दफनाया जाता है, मिट्टी में दफना दिया जाता है, और वो धीरे धीरे डिकम्पोज होकर वहां से कार्बन, फास्फेट, नाइट्रेट और ये सारी चीजें अलग अलग हो जाती हैं। हालांकि हिंदू धर्म में क्या होता है कि सामान्यतः अंतिम संस्कार में ह्यूमन बॉडी को जला दिया जाता है, तो इसको मृदा में तो डिकम्पोज नहीं किया गया। लेकिन बाकी जो धर्म है उनमें देखोगे तो कहीं ना कहीं ये एक परंपरा है। और इसका क्या परिणाम होता है कि मृदा में जब जैविक घटकों की, जैविक तत्वों की अधिकता होती है तो हम कह सकते हैं कि हमारी मिट्टी की जो उर्वरकता है, जो प्रोडक्शन करने की क्षमता है, वो बेहतर हो जाती है। कहने का मतलब इन शॉर्ट एक जैविक खाद मिल जाता है। क्यों हम कहते हैं कि बायो फर्टिलाइजर को यूज करना चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर को बंद कर दो। बायो फर्टिलाइजर कहीं ना कहीं मृदा के हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं और प्रोडक्शन को भी नुकसान नहीं करते हैं। इट मीन्स कि जैविक जो खाद होती है वो इन्हीं सब चीजों से तो बनती है, चाहे वो ह्यूमन की बॉडी हो, जानवर की बॉडी हो, पेड़ पौधों की बॉडी हो, कुल मिला के जिसमें जैविक घटक होने चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मृदा में जो ह्यूमस होता है वो कहीं ना कहीं बहुत निर्णायककारी भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि मृदा की उर्वरता कैसे तय होती है, अगर बात करें मृदा की उर्वरता तो ये ह्यूमस की मात्रा से ही तय होती है कि अगर ह्यूमस की मात्रा अधिक है तो मृदा की उर्वरता भी अधिक होगी, और अगर मृदा की ह्यूमस कम है तो इट मीन्स कि मृदा की उर्वरता भी कम है। या फिर दूसरी तरीके से देखें कि मृदा की उर्वरता तभी डिपेंड करेगी जब रासायनिक गुण के तौर पर क्षारीय तत्व औसत होने चाहिए, औसत तक या थोड़ा बहुत कम होना चाहिए, यानी 6 से 7 के बीच में अगर देखने को मिलेगा तो आपका ठीक होगा। अब आ
जाते हैं हम कि ह्यूमस होता क्या है। देखिए, विघटित कार्बनिक पदार्थों की जो मात्रा, मैंने क्या कहा, विघटित कार्बनिक पदार्थों की मात्रा। अब जैसे कार्बनिक पदार्थ कहाँ कहाँ मिलेगा, जैसे पेड़ पौधों के पत्तियों में मिल जाएगा, तने में मिल जाएगा, फ्रूट्स में मिल जाएगा, या जानवरों के बॉडी में मिलेगा, ह्यूमन बॉडीज में मिलेगा। और कार्बनिक पदार्थ में क्या निकले, जैसे कार्बन अलग हो जाएगा, फास्फेट अलग हो जाएगा, जल अलग होगा, नाइट्रेट अलग होगा, पोटेशियम अलग होगा। तो ये जो अलग अलग घटक निकलते हैं, तो इनकी वजह से क्या होता है, मृदा में गाढ़ापन, मृदा में नमी की मात्रा और मृदा में उर्वरता यानी पोषक तत्वों की मात्रा, ये सभी चीजें इसी से डिसाइड होती हैं। अब यहां पर अगर आप देखोगे कि क्या कहा जा रहा है कि अगर ह्यूमस की मात्रा अधिक है तो मृदा का गाढ़ापन भी अधिक होगा, और अगर ह्यूमस की मात्रा अधिक है तो मृदा में नमी भी अधिक होगी। अगर ह्यूमस की मात्रा अधिक है तो मृदा की उर्वरता भी अधिक होगी। कैसे, अगर आप देखोगे कि जहां कहीं की भी मृदा थोड़ी सी ब्राउन होती है, डार्क ब्राउन होती है, या थोड़ी गाढ़ी होती है, काली मृदा की बात नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी गाढ़े रंग में होती है, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे पेड़ पौधे की पत्तियां जो हरे रंग की होती है, डार्क कलर की होती है, जब वो सूख जाती है गिर के तो डार्क ब्राउन कलर की होती है, और धीरे धीरे जब वो गीली होके एकदम खत्म होने को हो जाती है, पत्तियां एकदम डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, तो आप देखोगे बहुत डार्क ब्राउन चॉकलेटी कलर में हो जाता है, होता है ऐसा। और ऐसे ही बहुत सारे आपके ह्यूमन ऑर्गन्स या बॉडी ऑर्गन्स हो जाते हैं जानवरों के या प्लांट के, जो धीरे धीरे ह्यूमस के रूप में काले रंग में होते चले जाते हैं। अर्थात जहां की मृदा बहुत ज्यादा डार्क कलर की है, चॉकलेटी डार्क कलर की है, ब्राउन डार्क कलर की है, तो इट मीन्स कि वहां पे ह्यूमस की मात्रा ज्यादा है। और जहां कहीं भी मृदा में नमी की मात्रा कब अधिक होगी, जैसे अगर हम प्लांट की बात करें, ह्यूमन बॉडी की बात करें या एनिमल बॉडी की बात करें, तो सभी की बॉडी में एवरेज 70 to 80% जल है। हमारी बॉडी में भी 70% जल है करीब। ह्यूमन बॉडीज में वाटर की कंजम्पशन है, और एनिमल में भी है, प्लांट में भी होता है। तो जब ये विघटित हो रहे होते हैं तो जल भी तो अलग करेगा। तो जिस मृदा में ये विघटित होंगे वहां पे जब जल निकलेगा तो वहां क्या करेगा, जल पानी क्या करेगा, वहां की मृदा को गीला करेगा, चिपचिपा करेगा, नमी युक्त करेगा। इट मीन्स कि वहां पे ह्यूमस अधिक हो रहा है तो नमी भी हो रही है, और जब इन दोनों के कारणों से ही मृदा की उर्वरता या पोषक तत्वों की मात्रा भी अधिक हो रही है। तो अब जरा एक एक करके पढ़ते हैं कि कहां पे ह्यूमस मिलेगा, कहां नहीं मिलेगा, ये भी बहुत मैटर है। और अगर इसको ढंग से समझ लोगे तो स्पेशली यूपीएससी में और आरओ के मेंस में, यूपीपीसीएस के मेंस में, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में बहुत सारे प्रश्न ऐसे इनडायरेक्टली बनाए जाते हैं जो आप नहीं कर पाते हो बिना कॉन्सेप्ट के, जानकारी के। तो इसको देख लेते हैं कि इसीलिए कहा गया कि आर्द्र जलवायु प्रदेश में आर्द्र जलवायु प्रदेश से अर्ध शुष्क या शुष्क जलवायु प्रदेश की ओर जाने पर, यानी अधिक वर्षा की मात्रा वाले क्षेत्रों से कम वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर जब हम जाते हैं तो वनस्पति की सघनता में कमी आती है। पहली चीज आपको पता है ये चीज कि भाई अगर आप किसी ऐसे क्षेत्रों में जा रहे हो, अब जरा कंपैरिजन कर लो कि पश्चिमी घाट से अगर आप अंदर की ओर जा रहे हो, भारत के आंतरिक प्रदेशों में जा रहे हो, तो यहाँ पे वर्षा की मात्रा कम हो रही है। या 0 डिग्री से अगर आप 90 डिग्री की ओर जा रहे हो तो कहीं ना कहीं तापमान में कमी आने से वर्षा की मात्रा में कमी आएगी। या फिर आप मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में जा रहे हो तो वहां पर भी जो है कि तापमान में कमी आने से वर्षा की मात्रा में कमी आएगी। तो ये तीनों चीजों को आपको सोच के चलना है कि आर्द्र जलवायु से जब आप अर्ध शुष्क जलवायु की ओर जाते हो तो जब वर्षा की मात्रा में कमी आएगी तो वनस्पति की सघनता कम होगी कि नहीं होगी। जितने वनस्पतियां, जितने पेड़, जितने घने जंगल, जितने बड़े बड़े पेड़ आपको सदाबहारी क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं 0 से 10-15 डिग्री तक, उतने ऊपर नहीं मिलते, क्योंकि टुंड्रा जलवायु, शंकुधारी जलवायु में आपको दूर दूर पेड़ देखने को मिलेंगे और कम वनस्पति वाले मिलेंगे, यानी कम पत्तियों वाले मिलेंगे, तो कोणधारी वन मिलते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि ह्यूमस की मात्रा में भी तो कमी होगी। जब वनस्पतियां ही कम है तो ह्यूमस की मात्रा भी कम होगी, और जहां पे वनस्पतियां ज्यादा है वहां पे ह्यूमस की मात्रा अधिक होने की संभावना है। भाई जहां पे मान लो 4 ही पेड़ है तो 4 पेड़ की ही तो पत्तियां गिरेंगी, लेकिन अगर आप सदाबहारी जोन में देखो, आर्द्र जलवायु क्षेत्र में देखो, पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में देखो, अमेजन वन को देखो, यहाँ पे पेड़ अधिक हैं तो पत्तियां भी अधिक गिरेंगी, तो ह्यूमस की मात्रा भी अधिक होगी। इसीलिए क्या क्लियर हुआ, आर्द्र जलवायु में ह्यूमस अधिक मिलेगा लेकिन अर्ध शुष्क जलवायु में ह्यूमस कम मिलेगा। या फिर वहीं आर्द्र जलवायु प्रदेश में भी अगर आप 0 से 90 डिग्री की ओर जा रहे हो तो वनस्पति की सघनता में कमी के बावजूद निम्न अक्षांश के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन वाले क्षेत्र में वनस्पति सघनता सबसे अधिक होती है। वहीं पे सूक्ष्म जीवों की सक्रियता अधिक होती है और निच्छालन का दर भी अधिक होता है, जिससे ह्यूमस की मात्रा कम हो गई। अब यहाँ पे कंक्लूजन आपका बदल जाएगा। देखो दोनों ही इंपैक्ट आपको समझना, दोनों ही बातों को आपको समझना जरूरी है। क्या समझे अभी आपने पहली नजर में पढ़ा कि सर यहां से यहां तक की इन 3 लाइनों में अगर हम देखें तो हमें यह समझ में आ गया कि आर्द्र जलवायु प्रदेश की अपेक्षा अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में ह्यूमस की मात्रा कम हो जाएगी।
कहाँ ज्यादा रहेगी, आर्द्र जलवायु प्रदेश में ज्यादा रहेगी। अच्छा चलो ये बात समझ में आ गई। लेकिन जब हमने वही चीज पढ़ रहे हैं कि आर्द्र जलवायु प्रदेश में 0 से 90 डिग्री की ओर वनस्पति की सघनता में कमी के बावजूद निम्न अक्षांश के कारण उष्ण मतलब उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन वाले क्षेत्रों में वनस्पति की सघनता तो सबसे अधिक है सदाबहारी जोन में, और यहाँ पे सूक्ष्म जीवों की सक्रियता भी अधिक है, जो आपके फंगस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, क्योंकि ये लगातार पेड़ों को जो है कि खाते रहते हैं, और निच्छालन दर भी अधिक है। तो ह्यूमस की मात्रा फिर यहाँ कम क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ तो वनस्पतियां ज्यादा थी। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? निच्छालन दर, लीचिंग प्रोसेस। और लीचिंग का मतलब क्या होता है? जब आपके जल के साथ पोषक तत्वों की मात्रा भी घुल के नीचे चले जाए। अच्छा ह्यूमस कब मिलेगा? ह्यूमस तभी तो मिलेगा जब पत्तियां मिट्टी पर गिरेंगी झड़ के, और पट्टी जो पत्तियां हैं जो मिट्टी पे गिरने के बाद पहली परत तक जाके मिट्टी की जो थोड़ी सी ऊपरी परत होती है उसमें जाके दब जाए और सारा विघटित हो जाए वहीं पे। लेकिन अगर किसी ऐसे क्षेत्र में जहां पे बहुत अधिक बारिश हो रही है सदाबहारी जोन में, तो वहां पे उन बारिश के प्रभाव से वो मिट्टियां धीरे 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 पानी के साथ घुलते हुए नीचे चली जाती है, मिट्टी की गहरी परतों में चली जाती हैं, जिससे मिट्टी की ऊपरी परतों में वो पत्तियां दिखती ही नहीं है, वो पत्तियां गायब हो जाती हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पे ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है। तो अब समझ में आया कि 90 डिग्री पे कम क्यों हुआ? वर्षा की मात्रा कम है, वनस्पति की सघनता कम है, इसलिए वहां पे ह्यूमस कम है। 0 डिग्री पे तो वनस्पतियां ज्यादा थी, यहां तो सघनता ज्यादा थी, यहां तो ह्यूमस मिलना चाहिए था, लेकिन यहां क्यों नहीं मिला? क्योंकि यहां पे अत्यधिक वर्षा होने की वजह से, लीचिंग प्रोसेस की वजह से सारी पत्तियां, फल फ्रूट धीरे धीरे मिट्टी की गहरी परतों में चले गए, जिसकी वजह से यहां पे मिट्टी पे ह्यूमस की मात्रा फिर कम हो गई। दोनों बातें क्लियर होगी, दोनों के रीजन अलग अलग हैं, दोनों के रीजन अलग अलग हैं। इसलिए इसी प्रकार हम उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में शंकुधारी वन में टेम्परेचर कम होने से कार्बनिक पदार्थों का विघटन ही नहीं हो पाता है, और मृदा में यहाँ पे भी ह्यूमस का अभाव होता है, क्योंकि जब टेम्परेचर कम है तो वनस्पति कम तो है ही है, साथ में जो टेम्परेचर कम होगा तो इससे बहुत सारे जो जीव जंतु होते हैं, जो सूक्ष्म कीट होते हैं, वो हाइबरनेशन की प्रक्रिया में होते हैं, यानी ठंड की वजह से अपने पड़े रहते हैं चुप मार के, ठीक है। लेकिन 0 डिग्री की जलवायु पे सारे ये कीट फतिंगे, जो छोटे छोटे कवक बैक्टीरिया होते हैं, ये एक्टिव मोड में होते हैं, तो यहाँ पे कार्बनिक पदार्थों का विघटन नहीं हो पाता। यही कारण है कि आर्द्र जलवायु प्रदेश में 0 से 90 डिग्री की ओर जाने पर पहले ह्यूमस की मात्रा बढ़ेगी और फिर बाद में घटेगी। इसका मतलब क्या है कि 0 डिग्री पे अधिक नहीं है, 0 डिग्री से ऊपर जा रहे हो, जैसे जैसे 10, 20, 30 डिग्री, 40 डिग्री पर आपको देखने को मिलेगी ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि। लेकिन फिर ऊपर जाओगे जैसे 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, वहां पे ह्यूमस की मात्रा कम होने को मिलेगी। तो कहां पे आपको ह्यूमस की मात्रा मिली सबसे अधिक? लगभग 20 से 35 डिग्री के बीच में, 20 से 35 डिग्री के बीच में आपको सबसे अधिक ह्यूमस की मात्रा मिलेगी। 0 डिग्री पे क्यों नहीं मिला? क्योंकि वनस्पतियां तो अधिक थी, सघनता अधिक थी, परंतु वाटर अधिक होने से, वर्षा अधिक होने से, लीचिंग प्रोसेस अधिक होने से यहां पे ह्यूमस की मात्रा कम मिली। तो 0 डिग्री पे कभी भी लीचिंग की मात्रा अधिक होने से ह्यूमस नहीं मिलता है ज्यादा, तो ह्यूमस कम हो गया। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे, वर्षा की मात्रा में कमी आ रही थी, तो ह्यूमस की मात्रा बढ़ रही थी। लेकिन और ऊपर गए तो वर्षा तो कम हो गई, लेकिन टेम्परेचर भी कम हो गया, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50, 60, 70, 80, 90 तक। और इस वजह से यहाँ पे जो छोटे छोटे जो कीट थे, उनकी कार्बनिक पदार्थों के विघटन करने की क्षमता कम होती गई, और जिस वजह से यहाँ पर भी आपको ह्यूमस का अभाव देखने को मिलेगा। अब चलते हैं आगे, देख लेते हैं। यहाँ पे समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट आपको। अब जरा बात करेंगे हम सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस की, यानी आर्द्र जलवायु प्रदेश में जो मृदा बनती है और जो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में मृदा बनती है, इन दोनों की क्या प्रक्रियाएं होती हैं। अभी तक तो आपने जो भी चीजें सीखी वहां पे मृदा के बारे में पढ़ लिया, लीचिंग और इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, एसिडिक मृदा कहाँ होगी, क्षारीय मृदा कहाँ होगी, साथ ही साथ ह्यूमस की प्रोसेस क्या होगी, कहाँ पे ह्यूमस की मात्रा होगी, कहाँ ह्यूमस से नमी होगी, कहाँ उसकी उर्वरता बढ़ेगी, ये सारी चीजें सीख ली। अब हम बात करेंगे सॉइल मृदा फॉर्मेशन, यानी कि सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस। लेकिन यहाँ पे जो अभी हम डिस्कस करेंगे चैप्टर को, तो ये थोड़ा बड़ा चैप्टर होगा और इसको हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि अभी तक जितना आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है पहले उसे रिवाइज कर लेना एक बार, दोबारा वीडियो देख के। जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर वीडियो के नीचे दिए गए डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर लो टेलीग्राम पे, वहां भी आप पूछ सकते हो, वहां भी मैं रिप्लाई आपको प्रॉपर कर दूंगा। अब इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे कल, क्योंकि इसमें लगभग 2 से 3 पेज लगातार पढ़ने हैं, और जिसकी वजह से क्या होगा, आप बोरियत होगी और फिर जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आप भूल जाओगे या नहीं तैयार हो पाएगा। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और इसकी पीडीएफ को आप परचेस कर सकते हो, वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना, वहां पर मेरी टीम आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करा देगी तपस्या नोट्स के। जरूर पढ़ लो तपस्या नोट्स, अगर आपके कॉन्सेप्ट में थोड़ी भी लाचारी है, या यूं कहें कि आपका कॉन्सेप्ट अगर तैयार नहीं है, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री हो, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, इसके बाद मैं इकोनॉमिक्स या मिडवल हिस्ट्री में से कोई भी एक सब्जेक्ट शुरू करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।